Good morning, friends, and welcome back to Enigma classes. दोस्तों, अभी तक हमने लिविंग वर्ल्ड में देखा कि व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर लिविंग, है ना। जीवित होने के क्या क्या क्राइटेरिया हैं, किसे हम जीवित कहेंगे, किसे हम जीवित नहीं कहेंगे, है ना। ये क्राइटेरिया की जानकारियों की जो एकत्रित करने का जो तरीका था या कारण था वो कहाँ से शुरू हुआ। अरिस्टोटल से शुरू हुआ था, क्योंकि वो फादर ऑफ बायोलॉजी थे। हमने ये भी देखा कि पुराने समय में जो जीवन था वो सिर्फ जीव और निर्जीव जो होते थे वो किस बेसिस पर तय किए जाते थे कि वो दूर भागते हैं या उनमें डर है कि नहीं। लेकिन जैसे जैसे इन जानकारियाँ ज़्यादा एकत्रित होती गई वैसे वैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के डेफिनेशंस में, है ना, उनके देखने के तौर तरीके में भी क्या हो गया, दृष्टिकोण में भी चेंजेस आ गया। फिर हमने उनके डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स को देखा कि जो लिविंग क्राइटेरिया में होते हैं, जैसे कि डेथ हो गया, लाइफ स्पैन हो गया, ग्रोथ हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया, एनाबॉलिक रिएक्शन, कैटाबॉलिक रिएक्शंस, है ना, डिस्पोजेबल ऑब्जेक्ट्स, और भी बहुत सारी चीज़ों को जाना अभी तक 3 क्लासेस में। अगर आपने हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए गए लिंक पे जाके उनको देख सकते हैं, है ना। और दोस्तों, अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो आज हम लोग जा रहे हैं डिस्कस करने डाइवर्सिटी इन द लिविंग और वर्ल्ड, है ना। तो हम बात करते हैं कि डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड की जब हम बात करते हैं यानी कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की बात करते हैं, है ना। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की बात करते हैं। टर्म्स थोड़े से डिफरेंट है और थोड़ा सा अंतर चेंज कर देता है बहुत सारी चीज़ों को, जैसे कि बायोडाइवर्सिटी एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में यही थोड़ा सा डिफरेंस है। एक जो होता है बायोडाइवर्सिटी को हम कहते हैं जैव विविधता और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कहते हैं जैविक विविधता, है ना। तो यहाँ पर हम सिर्फ बातें करते हैं किसकी, नंबर्स की बातें करते हैं, कितने नंबर्स हैं डिफरेंट टाइप्स के। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक फिगर है, एक पिक्चर है जो जॉन वैन कैसल द यंगर के द्वारा बनाया गया था करीबन 1700 कुछ ईस्वी में। ये एक ईडन गार्डन का पिक्चर है। ईडन गार्डन कहने का मतलब हुआ कि बाइबल में ईडन गार्डन एक ऐसा गार्डन था जहाँ पे हर एक तरीके के जीव जंतु, मतलब एक स्वर्ग था ऑर्गेनिजम्स के लिए, जहाँ पे हर तरह के जीव जंतु के लिए पूरी तरह से सारे रिसोर्सेज अवेलेबल थे। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि डिफरेंट डिफरेंट जीव जंतु यहाँ पर खेल रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे पक्षी हो गए, कुछ घोड़े हैं, लोमड़ियाँ हैं, मृग हैं, कुछ बगुले हैं, हंस हैं, है ना। तो ये डिफरेंट डिफरेंट जो ऑर्गेनिज्म हैं यही तो बनाते हैं हमारे क्या, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। और जब हम बात करते हैं कि ये जितने भी लाइफ फॉर्म हैं इनकी डिफरेंसेस किस बेसिस पे, मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे, यानी कि रूप के बेसिस पे, आकार के बेसिस पे, कलर यानी रंग के बेसिस पे, एनाटॉमी यानी उनके आकार के बेसिस पे, शारीरिक आकार, शारीरिक ढांचे के बेसिस पे, हैबिटेट्स जहाँ पे वो रहते हैं, और उनकी आदतों के बारे में यानी आवास और आदतों के बारे में जब हम करते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी क्या करता है कि ये जो होता है चेंजेस की भी बात करता है ना, यानी परिवर्तनशीलता की बात करता है कौन, बायोडाइवर्सिटी। जबकि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी सिर्फ नंबर ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स की बात करता है ना, डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो जब बात हुई कि जानकारियाँ ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठी होने लगी तो हमारे पास एक रिकॉर्ड आया करीबन 17 से 18 लाख ऑर्गेनिजम्स का,
जो कि अभी साइंस में हम लोग जानते हैं, है ना। तो अब इन 17 से 18 लाख जानवरों को या जीवों को पढ़ना एक साथ तो पॉसिबल है नहीं, है ना। अब आपके सामने 1000 चीज़ रहे और 1000 चीज़ को अलग अलग कहा जाए कि उसको आइडेंटिफाई करना है, ये तो ठीक है, बट ये भी कि उसको स्टडी करना है, उस पर अध्ययन करना है, हालत खराब हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे कि हम ग्रुपिंग करना शुरू करेंगे। क्या करना शुरू करेंगे? ग्रुपिंग करना शुरू करेंगे। कुछ जो कॉमन कैरेक्टर्स होंगे, कम ही होंगे, जाहिर सी बात है, जब उतने सारे हैं, 1000 चीज़ें हैं हमारे सामने, तो कुछ कम ही कैरेक्टर्स होंगे जो कॉमन होंगे, लेकिन उस कॉमन कैरेक्टर्स के बेसिस पे हम उनको क्या करेंगे? ग्रुपिंग करेंगे। तो इस सिस्टम्स को डील करने के लिए, मतलब कि इन ऑर्गेनिजम्स को डील करने के लिए एक ब्रांच ऑफ साइंस डेवलप्ड हुआ है जिसको हम लोग कहते हैं सिस्टमैटिक्स, है ना, जो डील करता है क्या? कैटलॉगिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू कैटेगरीज, मतलब कि वो ऑर्गेनिजम्स को किस में बांट देता है? वर्ग में बांट देता है। सिस्टमैटिक्स वर्ड ही आया है किससे? सिस्टेमा से, जिसका मतलब क्या होता है कि सिस्टम में, या फिर इसको हम लोग हिंदी में तंत्र भी कहते हैं, है ना। जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो पाचन तंत्र हो गया, है ना। तो उसी तरह से ये क्या है? सिस्टम है। किसी और तंत्र के बारे में समझने का प्रयास नहीं करेंगे। तो ये कैटेगरीज में बांटते हैं ताकि हम फिर ताकि उसका नाम हो सके, उसको याद रखा जा सके और उसको तुलना किया जा सके, और साथ ही साथ उसको क्या किया जा सके? अध्ययन किया जा सके। तो चलिए, बात तो हो गई कि इस चीज़ का जो प्रॉब्लम था कि इनको हम कैसे अलग अलग पढ़ें, तो हम कहते हैं कि नहीं, हम ग्रुप को पढ़ेंगे, है ना, क्योंकि उनमें कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं। चलिए, तो बात करते हैं कि अब इसका क्या करेंगे कि ये जितने भी डिफरेंट डाइवर्सिटीज़ हैं, इनको अलग अलग लोकल नेम से क्या किया जाता है? पहचाना जाता है ना। और लोकल नेम्स को ही एक और टर्म है जिसको हम क्या कहते हैं? वर्नाकुलर लैंग्वेजेस। लेकिन स्टडी के लिए हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जैसे कि आप ही देखिए ना कि अगर हम बात करें यहाँ पे गुलाब के, कोई बंगाली बोले कि नहीं हम गुलाब का बात कर रहे हैं, है ना, और कोई तमिल बोले रोजापो का हम बात कर रहे हैं, तुम गलत समझ रहे हो, या मैं गलत बोल रहा हूँ, या तुम गलत बोल रहे हो, इस तरह के कंफ्यूजन क्रिएट हो सकते हैं, है ना। बात एक ही चीज़ से कर रहे होंगे और शायद पता भी ना होगा उन्हें। तो हमें एक ऐसे मान्य नाम की ज़रूरत थी, है ना, एक ऐसे साइंटिफिक नेम की ज़रूरत थी जो हर जगह क्या हो? रिकॉग्नाइजेबल हो, है ना। और कोई भी चीज़ रिकॉग्नाइजेबल कब होता है? जब हर जगह एक ही रूल्स और रेगुलेशन पे हम उसको क्या करते हैं? खड़ा करते हैं। एक ही प्रिंसिपल पे जब हम उसको खड़ा करते हैं तब वो कोई चीज़ रिकॉग्नाइजेबल होता है। तो इस चीज़ के लिए देखिए प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं। सबसे पहली बात कि अलग अलग रीजन्स में अलग अलग नाम होते हैं, और ये ज़रूरी नहीं कि एक ही चीज़ हर एक रीजन में मिले। हो सकता है कि जैसे नारियल समुद्री तट के किनारे मिलते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि हर जगह मिले, है ना। ज़रूरी नहीं कि शहरों में देखने को मिल जाए जो समुद्र के किनारे है भी नहीं। क्या वहाँ पॉसिबिलिटी है? हो सकता है, लेकिन बहुत कम पॉसिबिलिटी है। ज़रूरी नहीं कि वो मिलेंगे, क्योंकि वो वहाँ के लोकल ऑर्गेनिज्म नहीं है ना। तो ये भी एक रीज़न है। तो अगर वो ऑर्गेनिज्म उस जगह पे नहीं है तब तो उसका कोई नाम ही नहीं हुआ होगा, या तब भी नाम नहीं हो सकता है उसका जब हम उसको जानते भी नहीं हो, है ना। हो सकता है वो हमारे आसपास ही हो लेकिन हम उसको जानते नहीं हो, तो उसको कॉमन नेम नहीं देंगे, या फिर देखा है लेकिन फिर भी हम उसको नाम नहीं देंगे, क्योंकि वो हमसे ना ही है तो उससे हमें कोई खतरा है, और ना ही हम उसको किसी तरह से उपयोग में लाते हैं। इंसान बड़ा ही सेल्फिश किस्म का मैमल होता है। जब तक उसको उससे कोई लेना देना मतलब नहीं है तब तक उसको नामांकन नहीं करता है ना। लेकिन साइंस विज्ञान सबको एक दृष्टि से देखता है ना। कुछ नाम तो जैसे मिसलीडिंग ही हो जाते हैं, बड़े अजीब से होते हैं, जैसे कि धुंध में प्यार, वाजिबा, है ना। ये कोई फिल्म के नाम नहीं है। कल, आज और कल, है ना,
ये सारे किसके नाम है? ये प्लांट्स के नाम है। और आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि ये कौन से प्लांट हैं, इनके बॉटनिकल नेम क्या है ना। कुछ नाम यही अजीबोगरीब होते हैं जो देख बिल्कुल उसको सही कहा ही नहीं जा सकता, जैसे कि चांदी का मछली, है ना, ऐसा नहीं होता है। जेली फिश, और भी बहुत सारे नाम होंगे, है ना, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। अब एक सिंगल ऑर्गेनिज्म को अनेकों नाम से जाना जाता है एक ही जगह, है ना, ये भी तो पॉसिबिलिटी बनती है। तो डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में, है ना। अब जैसे देखिए ना, एक ही लैंग्वेज में अलग अलग नाम हो सकता है अलग अलग रीजन में। जैसे कि हम भुट्टे को मेज कहते हैं तो यूएस वाले कॉर्न कहते हैं, है ना। और एक ही स्पीसीज के लिए दो नाम ही इस्तेमाल हो सकते, मतलब एक ही नाम दो स्पीसीज के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं। जैसे कि छुई मुई, मुझे मत छूना, टच मी नॉट, लाजवंती जो होती है ना, एक तो होती मिमोसा पुडिका, ध्यान दीजिएगा, है ना, याद रखने के लिए माई मौसा पुडिका, है ना। लेकिन एम्पेशंस बेल्सानीफेरा को भी हम टच मी नॉट के नाम से ही जानते हैं, कॉमन नेम, है ना। और अगर कोई नाम रॉन्ग है या उसको रॉन्ग तरीके से बात में लाई जा रही है तो वो वक्त के साथ क्या होगा, और बिगड़ता ही चला जाएगा, पता नहीं आने वाले समय में उसका और क्या नाम होगा। तो वो एक स्थायी नहीं होगा, है ना, वो किसी भी तरह से स्थायी नहीं होगा, एग्जैक्ट नहीं होगा, वो चेंजेस होगा, परिवर्तित होता रहेगा। इसीलिए हमें एक ऐसे लैंग्वेज की ज़रूरत थी जो कि हर जगह एक्सेप्टेबल हो, रिकॉग्नाइजेबल हो, और तो और क्या हो, एक्सेप्टेबल हो, रिकॉग्नाइजेबल हो, और सभी के मतलब उसको समर्थन दें, उस प्रिंसिपल को, उस प्रोसेस को, है ना। तो तभी हमारे एक वैज्ञानिक उभर के आए जिनको हम क्या कहते हैं, कैरोलस लिनियस, है ना। तो इन्होंने ही एक द्विपद नाम पद्धति बनाई जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बायनोमियल नोमेनक्लेचर, एंड इज द फादर ऑफ नोमेनक्लेचर, है ना। लिनियस को फादर ऑफ नोमेनक्लेचर और फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं हम जानेंगे, है ना। तो नोमेनक्लेचर की बात आती है, वो क्यों आती है, क्योंकि हमें नामांकन करना था, एक ऐसा नामांकन जो हर जगह एक्सेप्टेबल हो। तो नोमेनक्लेचर एक ऐसा साइंस है जो हर एक ऑर्गेनिज्म को एक डिस्टिंक्ट, एक अलग नाम उसको प्रोवाइड करता है ताकि उसको ईजिली हम पहचान सके और बाकियों से हम अलग कर सकें, है ना। तो इसके लिए कुछ प्रिंसिपल्स हैं। वो प्रिंसिपल जो होते हैं एक रूल्स एंड रेगुलेशन से कंडक्ट होते हैं। वो प्रिंसिपल जो होते हैं वो कोड हैं, उसके लिए कोड्स बनाए गए हैं जिसको हम, ये करीबन 4 से 5 कोड हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं, ध्यान दीजिएगा ना। ICBN इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल, बी फॉर बॉटेनिकल, यानी कि प्लांट के बारे की, प्लांट की बात कर रहा है। इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल। तो दोस्तों, वायरस को, बैक्टीरिया को, है ना, और तो और कल्टीवेटेड प्लांट्स हो गए, उनको किधर रखेंगे हम। हाँ चलो, कल्टीवेटेड प्लांट को तो हम बॉटनिकल में रख देंगे। वायरस और बैक्टीरिया को किधर रखेंगे, माइकोप्लाज्मा को किधर रखेंगे, है ना। कौन से कोड के द्वारा इनका नाम कंडक्ट होगा। तो ये जरा पता चले तो मुझे बताइएगा तो जरूर कमेंट में, है ना, कि ऐसा होता है क्या। हाँ बिल्कुल होता है। आप जरूर मुझे पता करके बताइएगा कि वायरस के लिए, बैक्टीरिया के लिए, माइकोप्लाज्मा के लिए कौन कौन से कोड हैं, है ना। तो अब ये इनके कुछ कॉमन रूल्स होते हैं। अब वो क्या रूल्स हैं वो देखते हैं कि हर एक ऑर्गेनिज्म जो होता है ना, उसके दो नाम होते हैं, क्योंकि ये बायनोमियल नोमेनक्लेचर है ना, द्विपद नाम पद्धति की डिस्कवरी थी यहाँ पर, है ना, या इन्वेंशन कह सकते हैं। तो हर एक ऑर्गेनिज्म के दो नाम थे। एक उसका नाम था वंशिका, जिसको हम लोग जेनेरिक नेम कहते हैं, एंड दूसरा था क्या, स्पेसिफिक
एपिथेट जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जाति पद नाम, है ना, इसको हम क्या कहते हैं, जाति पद नाम। कंफ्यूज नहीं करेंगे, है ना, जो हिंदी में साइंस पढ़ते हैं वो कंफ्यूज नहीं करेंगे। तो जेनरिक नेम जो होता है हमेशा सबसे पहले जेनरिक नेम ही लिखा जाएगा, उसके बाद ही पहले जेनरिक नेम, उसके बाद क्या होगा, स्पेसिफिक एपिथेट लिखा जाएगा। जैसे कि हम लिखते हैं मैंजी फेरा इंडिका, है ना, तो यहाँ पर मैंजी फेरा जो हो गया वो क्या हो गया, हमारा जेनरिक नेम हो गया। उसके बाद स्पीसीज उसका क्या हो गया, इंडिका हो गया। मैंजी फेरा वंश हो गया और इंडिका क्या हो गई, जाति हो गई। हमेशा जो जेनरिक नेम होगा वो कैपिटल लेटर से शुरू होगा, जबकि स्पेसिफिक एपिथेट यानी जाति हो पद होगी वो हमेशा स्मॉल लेटर से लिखी जाती है। कभी भी ये कैपिटल लेटर से नहीं लिखी जाएगी, ध्यान दीजिएगा, ये हमेशा स्मॉल होगा। अगर किसी ने इंडिका को ऐसे लिख दिया है, इट इज रॉन्ग, टोटली रॉन्ग। इंडिका हमेशा स्मॉल से ही लिखाएगा, है ना। दूसरी बात करते हैं कि बाइनोमियल नेम जो होता है उसको हम क्या करते हैं, इटैलाइज करते हैं। जब भी हम उसको लिखते हैं तो हम उसको क्या करते हैं, इटैलाइज करते हैं, मतलब इटैलिक्स में करते हैं अगर डिजिटल लिख रहे हैं तो। और अगर हाथ से लिख रहे हैं तो हम उसको सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं, है ना। जैसे कि लियोपैंथेरा हम बात करते हैं किसकी, शेर की बात करते हैं यानी लायन की, है ना, लियोपैंथेरा की बात करते हैं, तो हम उसको ऐसे नहीं अंडरलाइन करेंगे। जब भी करेंगे कैसा अंडरलाइन करेंगे, सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे, है ना। और अगर टाइटल या पैराग्राफ में हो तो ज़रूरी यहाँ पे एक्सेप्शन चल सकता है कि वहाँ पे हम इसको अंडरलाइन ना करें या इसको हम स्मॉल में लिखे या कैपिटल में लिखे, वहाँ पे ये मायने नहीं रखता है। लेकिन जब हम एक नॉर्मल जगह पे लिख रहे हैं तो मोस्ट ऑफ द केसेस में हमें ध्यान देना होगा कि ये क्या हो, अंडरलाइन हो, इटैलिक्स में लिखे हो अगर प्रिंटेड हो तो, या डिजिटली हो तो, और अगर लिख रहे हैं तो उसको हम अंडरलाइन करें, है ना, ताकि हमें उससे पता चल सके कि ये किस ऑरिजिन से है, लैटिन ऑरिजिन से है। अब भैया हम लिख रहे हैं इटैलिक्स में और है लैटिन ऑरिजिन का, तो ये एक सिंबलाइज्ड है, यानी कि हम उसको क्या दे रहे हैं, एक सिंबल दे रहे हैं कि अगर ये इटैलिक्स में लिखा हुआ है तो कहने का मतलब है कि ये क्या होगा, लैटिन होगा, है ना। दूसरी बात कहते हैं कि जब ऑथर का नाम हम लिखेंगे, है ना, जब भी हम ऑथर का नाम लिखते हैं तो ऑथर का जो नाम होगा वो हमेशा कैसा होगा, रोमन स्क्रिप्ट में लिखा जाएगा, है ना। यानी कि आपको पता ही है रोमन स्क्रिप्ट यानी कि इंग्लिश में हमारा रोमन स्क्रिप्ट में ही लिखा जाता है ना। जो नाम होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के जब नेमिंग करते हैं तो वो तो या तो लैटिन से उठाए जाते हैं, लैटिन से खोजे जाते हैं, या उसको लैटिनाइज्ड किया जाता है। क्योंकि अगर लैटिनाइज कर दिया तो कहने का मतलब कि वो शब्द क्या हो गया, डेड हो गया, मतलब वो बहुत पुराना है, उसमें अब कोई चेंजेस आने वाला नहीं है टाइम के साथ, तो वो नाम स्थायी रहेगा लंबे समय तक, है ना। लीनियस से पहले यानी कैरलस लीनियस से पहले उन्होंने जो नामकरण किया अपने बुक में, उससे पहले जो भी नामकरण हुआ वो रिकॉग्नाइज्ड नहीं है ना, उनका समर्थन नहीं किया जा सकता है। जो लीनियस के बाद आए हैं उन्हीं का समर्थन किया जाएगा। और अगर नाम ट्रांसफर हो रहा है, कहने का मतलब अगर एक कैटेगरी से दूसरे जगह पे स्पीसीज को क्या किया जा रहा है, ट्रांसफर किया जा रहा है या रिवाइज किया जा रहा है उसका नाम, तो ओरिजिनल वर्कर का, है ना, जो स्टार्टिंग में जिन्होंने नाम दिया था उनका क्या रहेगा, पैरेंथेसिस यानी कि ब्रैकेट के अंदर में नाम रहेगा, और जो नए वर्कर हैं जिन्होंने उसको नाम दिया वो ब्रैकेट के बाहर रहेगा, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल में है ना। तो और अगर
नाम है, जैसे कि मैंजिफेरा इंडिका या है ना, तो यहाँ पर हम लिन लिखेंगे, यानी कि ज़रूरी नहीं है, लिख भी सकते हैं, या तो एब्रिविएटेड फॉर्म में लिखेंगे या पूरा नाम लीनियस लिखेंगे, ये जानने के लिए कि किसने इसको डिस्कवर्ड किया था। ये सारी बात होगी नोमेनक्लेचर की। चलिए, नामांकन तो करेंगे, लेकिन नामांकन में ऐसे ही कर देंगे बिना पहचाने, तो हमें उसके लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी? पहचानने की आवश्यकता पड़ेगी। और पहचानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एक ऐसे साइंस से डील करना पड़ेगा जो किसी का सही नाम पता कर सके, उसका प्लेस, जो जीव है वो कहाँ से आया है ना, ताकि हम उसको क्लासिफिकेशन में रख सके। और इसको हम प्राप्त करते हैं, इसको हम पहचानते हैं किस तरीके से? कुंजी के तरीके से, है ना। जी हाँ, बिल्कुल चाबी की बात ही कर रहा हूँ, लेकिन ये चाबी थोड़ी सी दूसरी है ना, क्लासिफिकेशन। फिर अब बात करते हैं कि अगर नोमेनक्लेचर हो गया, आइडेंटिफिकेशन हो गया, तो हम उसकी ग्रुपिंग भी करेंगे ना कि कहाँ रखना है, तो ग्रुपिंग करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन कहते हैं। और ध्यान दीजिएगा कि ये क्लासिफिकेशन हम नॉर्मल टर्म में यूज़ कर रहे हैं, साइंटिफिकली क्लासिफिकेशन को हम कुछ और नाम से जानते हैं। क्या नाम होगा? आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएंगे, वरना अगले क्लास में तो हम डिस्कस करेंगे ही। लेकिन आप अगर कमेंट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि आप कितने सिंसियर हैं और आप हमारे वीडियो को पसंद कर रहे हैं। इससे मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। तो क्लासिफिकेशन होता है अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज। हम जब उसको एक कन्वीनियंट वर्ग में डाल देते हैं, है ना, और किस बेसिस पे करते हैं कि उनमें अंतर क्या है और सिमिलैरिटीज़ क्या है। सिमिलैरिटीज़ के बेसिस पे हम किसी ग्रुप में डालते हैं और डिफरेंसेस के बेसिस में हम किसी डिफरेंट ग्रुप से क्या करते हैं? अलग करते हैं, है ना। लेकिन किस बेसिस पे? डिफरेंस और सिमिलैरिटीज़ तो है, लेकिन कैसा? ध्यान रहे कि वो अवलोकित किया जा सके, यानी ऑब्जर्वेबल हो, और वो फंडामेंटल कैरेक्टर्स हों, ज़्यादा डीप कैरेक्टर्स ना हो, है ना, फंडामेंटल्स हों आगे। तो अब हम बात करेंगे कि जब आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर के साथ हम डील करते हैं, तो जब हम डील करते हैं प्रिंसिपल एंड प्रोसीड्यूर्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, तो उसको हम क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमी कहते हैं, यानी वर्गीकी, है ना, वर्गीकी कहते हैं उसको, है ना। वर्गीकरण करने की पद्धति को हम क्या कहते हैं? वर्गीकी कहते हैं। तो आगे हम लोग ये भी जानेंगे कि वर्गीकी, है ना, टैक्सोनॉमिकल टैक्सोनॉमिकल हायरार्की क्या होती है, टैक्सॉन क्या होता है ना, इन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। स्पीसीज क्या होती है, जीनस क्या होता है, फैमिली क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। तो आगे हमारे साथ जानने के लिए बने रहें एनिग्मा क्लासेस के साथ। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग अस। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट। और अगर अभी तक आपको हमारा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, ताकि जो भी नए वीडियो आएंगे उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच।